आज हम आपको पडरौना के एक ऐसे शख्स से मिलाने के लिए लाए हैं जो पडरौना की धरती से निकले हैं और पडरौना में ही नॉर्मली जैसे छोटे बच्चे शाखा को ज्वाइन करते हैं वैसे ही उन्होंने शाखा को ज्वाइन किया था और धीरे धीरे शाखा से बढ़ते बढ़ते भाजपा में प्रदेश सह संयोजक के पद तक पहुंचे और साथ ही अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सह संयोजक हैं और वर्तमान में भाजपा ने उन्हें गुजरात में चुनाव के लिए प्रभारी बनाया हुआ है। हमारे साथ रामेश्वर कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, कैसे पडरौना में शाखा से निकलकर और इतने ऊपर लेवल तक पहुंचने का जो जर्नी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। चूँकि पडरौना में ही मैं पैदा हुआ और पढ़ाई करते हुए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा है, तो शाखा खेलने के नाम पे गए हम लोग और खेलते खेलते एक समय आया कि फिर प्रचारक निकलना पड़ा। फिर प्रचारक निकले और ये कार्य 1978 में मैं प्रचारक होकर निकला था। अभी उसके बाद फिर हमको भाजपा में संगठन मंत्री बनाया गया। 2015 से एक मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसका हमको प्रदेश का सह संयोजक यानी उसके इंचार्ज के रूप में हमको ये काम मिला। तब से मैं इस काम को कर रहा हूँ और अभी संगठन के द्वारा हमको गुजरात चुनाव में भेजा गया है। उसका एक ज़िला है जूनागढ़, जिसका मैं इंचार्ज भी हूँ और भाजपा के शब्दों में वहाँ प्रवासी शब्द कहा जाता है। उसके 4 विधानसभाएं हैं। उस चारों विधानसभा में और भी कार्यकर्ता हमारे लगे हैं, लेकिन सबका मैं इंचार्ज के रूप में वहाँ काम देख रहा हूँ। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बहुत सारी बात हुई, आप प्रभारी हैं उसके, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और दर्शकों को बताइए किस तरीके से वो जो स्कीम है वो यहाँ पर लागू हो पा रही है। एक्चुअल में जब लिंगानुपात कम हो रहा था पूरे देश में, यानी बेटियों की संख्या घटती जा रही थी और हरियाणा, पंजाब और भी कुछ प्रदेश, मुख्य रूप से हरियाणा ही था, जहाँ पर लड़कियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही थी। और फिर वहाँ के किसानों ने जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उनके पास एक प्रस्ताव लेके गए कि हमारी कृषि व्यवस्था को ज़रा दुरुस्त किया जाए। तो मोदी जी ने उनसे कहा कि मैं सब ठीक करूँगा, लेकिन एक मेरी मांग नहीं, मेरा एक अनुरोध है और मैं आपसे एक मांग कर रहा हूँ कि हरियाणा में सबसे अधिक बेटियों की संख्या घट रही है और इसके लिए आप कुछ कीजिए। और ये जो लिंगानुपात घटता जा रहा है, आने वाले समय में बेटियां मिलेंगे ही नहीं तो फिर बेटों की शादी कैसे करेंगे। खैर, वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया और तब से 2015 से इस काम को ये पूरे देश में लागू हुआ। उसी समय से हमको इस अभियान में पार्टी के द्वारा लगाया गया है और तब से मैं इस काम को देख रहा हूँ। अभी गुजरात चुनाव में आपको प्रभारी बनाया गया है, बहुत सारा बात हो रहा है गुजरात चुनाव को लेकर कि हो सकता है गुजरात में कुछ जो भाजपा की स्थिति है वो थोड़ा बहुत इस बार के चुनाव में थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कह रहा है? एक्चुअल में ये बाहर के लोग बोल रहे हैं जो वहाँ गुजरात नहीं गए हैं, क्योंकि जो वहाँ किसी स्थान पे जाता है उसको देखता है, उसको ज़मीन का चीज़ समझ में आता है। और मैं आपको गुजरात के बारे में बता दूँ, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो सभी प्रदेशों से अलग है। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ के लोग बहुत सरकार पे डिपेंड नहीं रहते। 27 साल से वहाँ पर भाजपा की सरकार है लगातार। बहुत सारे बीच में चर्चाएं होती रहीं कि इस बार नहीं आएंगे, इस बार नहीं, लेकिन लगातार आते हैं। कारण क्या है कि वहाँ के लोगों का स्वभाव अलग है, वह खुद अपना काम करते हैं, अपने व्यवसाय बाकी सब चीज़ों का। सरकार से नौकरी, जैसे अन्य प्रदेशों में होता है कि नौकरी की अपेक्षा हो जाए, बाकी सब चीज़ का हो जाए, उनकी कोई मांग नहीं रहती है। वो अपना काम करते हैं और देते भी हैं, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, चूँकि 27 वर्षों से सरकार है तो लगता होगा कि भाई कैसे क्या होगा, क्योंकि आपको जानकारी होगा जब से मोदी जी मुख्यमंत्री वहाँ बने थे, कैसे कैसे उसको खड़ा किए हैं। 27 साल हो गया। हो सकता है कुछ समय जिन लोगों ने संघर्ष किया था गुजरात को आगे बढ़ाने में, वो तो जानते हैं। एक पीढ़ी गुजर गई है, जो नए लोग आए हैं, नए लड़के जो उस समय पैदा हुआ 27 साल का है, उनको वो पीढ़ी और वह संघर्ष समझ नहीं आया। उनको पता होगा, उनको थोड़ा बहुत लगता हो, लेकिन कहीं कोई असर नहीं है। मैं तो गुजरात के चुनाव में भी गया हूँ और 20 दिन क्षेत्रों में घुमा हूँ, गाँव में घुमा हूँ और लगा है
सभी चाहते हैं भाजपा की सरकार बने, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ गुजरात के बारे में। मैं 20 दिन तक गाड़ियों से घूमा, लेकिन कहीं हमको ट्रैफिक पुलिस रोकी नहीं। वहाँ कैसी व्यवस्था है, सब लोग बहुत आराम से रहते हैं। और मैं एक बात और बता रहा हूँ कि उसी जूनागढ़ ज़िले में एक स्थान है जहाँ के इस समय देश के सबसे प्रमुख व्यवसायी धीरू भाई अंबानी का घर है। चोरवाड एक स्थान है, वहाँ मैं गया था, उनका म्यूजियम बना हुआ है, बहुत सारी व्यवस्था वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर 2 रुपये का टिकट भी लगता है। तो मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से था, हमको लगा कि ये टिकट क्या व्यवस्था, इतने बड़े आदमी को 2 रुपये क्या मतलब है। तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने कहा कि देखिए भाई साहब, पैसे की बात नहीं, यहाँ के लोगों का स्वभाव है कि न तो हम फ्री में कोई चीज़ लेना चाहते हैं और न फ्री में देना चाहते हैं। ये गुजरात का स्वभाव है। इसलिए गुजरात में कोई है कि सरकार है तो शायद दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं होना है। अच्छे सीटों से बढ़ कर के सीटों से हमारी सरकार बनेगी। और वहाँ के लोग सब जगह देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से जो भी लोग जाते हैं सर्विस करने या काम करने, उनको लगता है कि नहीं गुजरात कितना संपन्न है, कितना ठीक है, किसी को डर नहीं, चाहे रात को दिन को। वहाँ तो मैं गांव में देखा कि महिलाएं, खेती करने वाली महिलाएं मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख का जेवर पहन के चलती हैं, लेकिन किसी को कोई भय नहीं है। बहुत संपन्न भी है और बहुत समझदार प्रदेश है। अच्छा, फ्री की बात किए हैं तो एक मेन अपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है इस बार गुजरात चुनाव में, और आम आदमी पार्टी बहुत सारा फ्री का स्कीम लेकर गई है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री। तो उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आपने ये जो कहा, संजोग से हमसे कई लोग वहाँ मिले भी, और गुजरात में कई जगहों पे आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वहाँ में उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने वादा किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गुजरात का स्वभाव दिल्ली नहीं है, वहाँ पर फ्री कोई लेना नहीं चाहता है और कुछ होगा भी नहीं। ये एक उनका एक प्रकार से, अब मैं जुमला शब्द न कहूँ, कि एक लोगों को भटकाने का तरीका उनका है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा 2 ही हैं। कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं, ये बीच वाले हैं, लेकिन कुछ होना नहीं, उनका कुछ भी नहीं होना है। और अभी मैं कह रहा हूँ उनकी शायद एक भी सीट ना निकले भी नहीं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर आपसे मिलूंगा गुजरात चुनाव के बाद, उनको एक भी सीट नहीं मिलेगा। और अच्छे बहुमत के साथ पिछले से अधिक बढ़ करके हमारी सरकार बनेगी। और भाजपा वहाँ पर, चूँकि कांग्रेस हर तरह से कमज़ोर होती जा रही है, उनके लोग भी टूट करके दूसरे दलों में जा रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं, वही मुख्य अपोजिशन थे। ये तो दिल्ली से उड़ करके गए हैं, और कि लगता है कि गुजरात में, वहाँ इन लोगों का सोच है कि गुजरात में सीटें कम होगी तो हम लोग मोदी के ऊपर टारगेट करेंगे। उनका फैक्टर चुनाव जितना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना है कि सीटें कम हो जाए, 1 आध सीटें मिल जाए हमको, तो मैं कह दूं कि हम मोदी हार गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, न उनको सीट मिलनी है। उनका सब चीज़ खुलता जा रहा है, जो भी उनका पोल पट्टी था, आप आए दिन देखते भी होंगे, सब उनका खुलता जा रहा है। अच्छा, आप बहुत पुराने नेता रहे हैं, संगठन में बहुत ज़्यादा दिन से रहे हैं, वो टाइम भी देखे हैं जब कांग्रेस पीक पर थी, और अभी भी देख रहे हैं जब कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। क्या कुछ कारण आपको लग रहा है? देखिए, जब अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन और सामाजिक जो सोच है उसको आप दरकिनार करके कोई भी काम करेंगे, तो आने वाले समय धीरे धीरे करके समाज आपको ही किनारे कर देगा। वही है कांग्रेस का। आज कांग्रेस के लोग देश बचाने के लिए अपना यात्रा निकाल रहे हैं। अरे पहले बचाए होते, क्या आवश्यकता पड़ गई आपको इस समय यात्रा निकालने की? क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं। न तो उनके पास कोई एजेंडा बचा है, न उनके पास कोई मुद्दा बचा है जिसको ले करके देश में जाए। कभी गरीबी की बात करते थे कि हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी तो कहीं मिटाए नहीं। हाँ, मोदी ने आने के बाद गरीबी मिटा दिया, गरीबी मिट रही है। आप देख रहे होंगे गरीब किस तरह से इस समय खुशहाल है, उनको जो चीज़ मिल रहा है और हर चीज़ को कैसे उनको दिया जाए। जिनके पास आवास नहीं होता था, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, झोपड़ियाँ होती थी इधर के, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो इस टाइप के गरीब थे उनको आवास मिल रहा है। कोई कमीशन नहीं, फ्री मिल रहा है।
उनको शौचालय मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। गरीबों को इस कोरोना काल में मोदी ने कोई हमारा व्यक्ति, कोई हमारा ये हमारा नागरिक भूखो न रहे, फ्री में राशन दिया। आप अन्य देशों को भी देख रहे होंगे, इस कोरोना काल में मेरे ख्याल से जितने बहुत संपन्न देश हुआ करते थे वो अपने को कहते हैं बहुत आगे कहते हैं, वो कोरोना से परेशान, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मानवता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी चिंता करने वाले लोग हैं। इस नाते हमारे ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। देश बहुत आगे बढ़ रहा है। विपक्ष जो है एक बड़ा मुद्दा बना रहा है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, और वो उसको लेकर वो मोदी सरकार को टारगेट करने के चक्कर में है। तो आप चूंकि एक अच्छे लेवल पे हैं, किस तरीके से वो जो सिचुएशन है उसको देख रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी उनको एक मुद्दा बन गया है कि बेरोजगारी बोलना है, ऐसा कुछ है नहीं। इस समय जो काम करेगा, जो ठीक से काम करेगा उसको रोज़गार मिलेगा, लोग रोज़गार मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि बिना रोज़गार के लोग हैं। और नौकरी की बात कम, अपने रोज़गार पर चिंता किया जाए। हम खुद भी, अभी मैं गुजरात में था तो वहाँ मैं देखता था कि वहाँ के लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो नौकरी करने वाले रखना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ आगे बढ़ने के लिए। और जो नौकरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कितना दिया नौकरी, आज दिए होते तो आज ये हालत नहीं होता। तो उनको एक विपक्ष में है, कुछ उनको बोलना ही चाहिए, बोलने के लिए बोलना है, न कि कुछ करने के लिए बोलना है। अच्छा, आपने इमरजेंसी में भी पार्ट लिया था, तो थोड़ा उस टाइम का जो सिचुएशन था थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मिल नहीं पाते हैं जो उस समय के हों, तो थोड़ा सा वो जो सिचुएशन था। इमरजेंसी और आपातकाल, यह आज की पीढ़ी शायद भूलती जा रही है। 1975 में 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश के कानून को, मीडिया को, सबको ध्वस्त करने के लिए एक इमरजेंसी लगा दिया। रात को 12 बजे अपने जो उनका कैबिनेट होता उससे भी नहीं पूछा था, न उनकी बैठक की थी, बाद में कैबिनेट को पता चला। उसके बाद चूँकि हम लोग हाई स्कूल के छात्र थे, संघ के शाखा में जाने का जो स्वभाव था, जज्बाती थे, फिर हम लोगों ने उस इमरजेंसी का विरोध करके, सत्याग्रह करके, उस समय देवरिया ज़िला था, कुशीनगर ज़िला नहीं था, दोनों एक ही ज़िला था। फिर देवरिया के एक मालवीय रोड पे जो बाज़ार है वहाँ पे हम लोगों ने नारा लगाया। और उस समय बाबू आपको बता दें एक बात, जब हम लोग नारा लगा रहे थे तो सामने के दुकानदार सब देख रहे थे, अंदर से तो बहुत खुश थे, लेकिन उनको लग रहा था कि ये बच्चे बहुत मार खाएंगे। सचमुच बहुत मार पड़ती थी। फिर हम लोग को गिरफ़्तार किया गया, वहाँ से जेल में गए और 8 महीना, शायद 6 या 8 दिन हम लोग को रहना पड़ा। तो हमारा संघर्ष तो बहुत पहले से है, इसलिए कोई हमको नहीं लगता है कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू से इस काम में लगे रहे। एक और सवाल इमरजेंसी के ऊपर, विपक्ष पिछले 2-3 साल से इस बात को मुद्दा बना रहा है कि देश में इमरजेंसी के जैसे हालात हैं। आपने वो टाइम देखा है, ये टाइम भी देख रहे हैं, किस तरीके से दोनों को देख रहे हैं? वास्तव में जिस इमरजेंसी की वो बात कर रहे हैं, उस इमरजेंसी को वही लोग लगवाए थे जो विपक्ष है। आज मुख्य विपक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस को। और इमरजेंसी लगी थी उस समय, दीवालों से भी लगता था कि डर लगेगा, कोई निकल नहीं पा रहा था। मैं इसी तुलसी विद्यालय कॉलेज में पढ़ता था और उस समय जो प्रिंसिपल थे वो कांग्रेस के, सब कांग्रेस का ही मामला था। हिम्मत नहीं किसी पड़ती थी। आज तो सब लोग बोल रहे हैं, आप कह रहे हो ना कि विपक्ष कह रहा है इमरजेंसी में बोलने की छूट ही नहीं थी किसी को, और आज सब लोग बोल रहे हैं। ये बोलना ही कौन सी इमरजेंसी है? उनको खुद सोचना चाहिए कि इमरजेंसी, वो वाली इमरजेंसी क्या जाने, जब वो लोग खुद भी नहीं रहे होंगे, नहीं जानते होंगे, जब उनकी दादी वगैरह लगाया होगा। कोई बोल नहीं पाता था, कोई से मिल नहीं पाता था, क्या क्या यातनाएँ झेले लोगों ने, वह तो इस समय तो कुछ है ही नहीं। ये केवल एक जो बोलने का है कि इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी वही थी। अच्छा, एक और सवाल शाखा को लेकर। इस शाखा को लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का सवाल बीच में उठाना शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा शाखा और शाखा के कार्यों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शाखा के बारे में वही लोग प्रश्न करते हैं जो शाखा में जाते भी नहीं और संघ के लोगों से मिलते नहीं। संघ
खुला हुआ संगठन है और सबको अपने यहाँ बुलाने का प्रयास करता है। वह शुद्ध रूप से समाज को संस्कार करने की व्यवस्था है। वहाँ कहीं कुछ नहीं सिखाया जाता है कि किसके पक्ष में रहो, किसके पक्ष में न रहो। शुद्ध रूप से अपने संस्कार और देश के प्रति निष्ठा रखना चाहिए, देशभक्ति आवे, शुद्ध रूप से वही है। और जो लोग गए हैं शाखा में, उन लोगों को लगा है कि हम तो कुछ अलग सोचते थे। वास्तव में कहीं भी जा कर के देखना चाहिए। और संघ सबको बुलाता है कि आप आओ, हमारे शाखा को देखो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि संघ के बारे में अब तो लोग बहुत सी चीज़ें कुछ जानने लगे हैं। पहले लोग संघ के बारे में इतना कुछ जानते भी नहीं थे, क्योंकि संघ की ही देन है कि आज भाजपा और सब कुछ आगे है। उसका मूल तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। उसी से निकले हुए सारे प्रचारक, सारे कार्यकर्ता, सारे लोग आज चाहे मोदी जी हों, चाहे और जितने भी लोग हैं, सब संघ की शाखा से निकले हैं। चाल चरित्र चेहरा उनका देख लीजिए। और जो ऐसे बोलते हैं कि शाखा में क्या है, डरना नहीं चाहिए किसी को। और न संघ कभी किसी को डराया है और न डराएगा। आप आइए तो हमारे यहाँ, जो आते हैं वो कहते हैं भाई ठीक है, लेकिन जो नहीं आए हैं किसी दूसरे की सुनी सुनाई बातों करते, उनको लगता है कि संघ कैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। संघ बहुत पवित्र है। संघ शुद्ध रूप से संस्कारित स्थान है, संस्कार देता है। उससे संस्कारित लोग देश में किसी काम में लगेंगे। और जब व्यक्ति संस्कारित होता है, राष्ट्रभक्ति से उत्पन्न होता है, तो जिस काम में जाएगा वो ठीक ठाक करेगा। यही संघ की सोच है। अच्छा, आखिरी सवाल जाते जाते कि क्या दावा कर रहे हैं, गुजरात में इस बार कितनी सीट आ रही है भाजपा की? गुजरात में हमारी जितनी सीटें थी उससे बढ़ करके आएंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। उससे ऊपर ही सरकार बनेगी। अच्छी सीटें आएंगी, बहुत अच्छी सीटें आएंगी। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे कार्यकर्ता गए हुए हैं और जाने के बाद हम तो खुद भी इसके पहले नहीं सोच पा रहे, जाने के बाद लगा कि गुजरात की स्थिति अन्य प्रदेशों से अलग है। वहाँ के लोग बहुत ईमानदारी के साथ अपना मेहनत करते हैं और काम करते हैं। सरकार से उनको बहुत सारी कुछ चीज़ें रहता नहीं है। तो हमारे साथ पडरौना से रामेश्वर कुशवाहा जी थे, जिन्हें इस बार गुजरात चुनाव में प्रभारी बनाया गया है। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जो भी कुशीनगर और कुशीनगर के आसपास के जो भी लोग हैं, जो किसी बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, हम उन सब से आपकी मुलाकात इसी तरीके से कराते रहेंगे। तो पेज पर बने रहिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।